उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आई, आपको हम विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। सरकार की तरफ से भी आपको बता दें और परिवार की तरफ से भी लगातार अपना पक्ष यहां पर रखने की कोशिश की जा रही थी। कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया था, तो हाथरस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, क्या कुछ रहा है ये भी हम आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले में अभी तक नतीजा क्या निकला है। तो हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। पीड़ित परिवार की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया है। डीएम एसपी भी अदालत में मौजूद रहे, एसीएस भी अदालत में मौजूद थे। तो लगातार ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, हाथरस मामले में हालांकि सुनवाई पूरी हो चुकी है। सोमवार को जिस तरीके से यानी कि आज के दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई है। हाथरस मामले में सुनवाई पूरी, 2 जजों की बेंच के सामने पीड़िता के परिवार ने अपना पक्ष रखा है और इसके साथ ही दोनों पक्षों की बातें आपको बता दें 2 जजों ने सुनी है और इसके बाद में आप उनकी तरफ से क्या कुछ फैसला होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सुनवाई हाथरस मामले में पूरी हो चुकी है। मामला बहुत ज्यादा उलझा हुआ दिखाई दिया था। दोनों ही पक्षों की तरफ से प्रशासन के पक्ष की बात कर ले तो वो भी लगातार इस मामले को यही कह रहे थे कि हमने सही ढंग से इस मामले को इंप्लीमेंट किया है और सीधी तरीके से परिस्थितियां और ज्यादा बद से बदतर ना हो, यही कोशिश हमने की है। तो हाथरस मामले पर सुनवाई आखिरकार पूरी हो चुकी है। ये बड़ा अपडेट इस समय हम आपको दे रहे हैं। मामला जितना ज्यादा गंभीर था, कहीं ना कहीं पता लगाना बहुत जरूरी था और कोर्ट ने खुद ही मामले का संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले में सुनवाई की है। अब देखना ही होगा कि आखिरकार क्या कुछ कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट अब जारी किया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा सरकार की तरफ से भी मामला उलझा हुआ दिखाई दे रहा था। रातों रात जिस तरीके का अंतिम संस्कार किया गया, इसको लेकर बड़े सवाल खड़े हुए थे। परिवार पूरी तरीके से असंतुष्ट दिखाई दिया था और सुनवाई के दौरान भी परिवार की तरफ से मात्र यही बात कही गई कि हमें पुलिस की टीम पर भरोसा नहीं है। लेकिन पुलिस की तरफ से लगातार ये बात स्पष्ट की गई कि जैसा मामला सामने आ रहा था कि कहीं ना कहीं दंगा भड़क सकता है, तमाम लोग ऐसे हैं जो दंगा भड़काने की कोशिश कर सकते हैं, इसीलिए इस पूरे मामले को शांत कराने के लिए रातों रात अंतिम संस्कार किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता दें और सुनवाई पूरी हो चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है। डीजीपी एसपी ने कोर्ट में अपना बयान भी दर्ज करवा दिया है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये सुनवाई रही है, क्योंकि कोर्ट ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया। 2 जजों ने दोनों पक्षों की बातचीत सुनी है कि आखिरकार दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ स्टेटमेंट जारी किए गए, क्योंकि जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। जनता के सामने में भी ये बात आना बहुत जरूरी है। डीजीपी एसपी ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया है। डीएम के ऊपर बड़े सवालिया निशान यहां पर खड़े हुए थे। उनके व्यवहार को लेकर तमाम सवाल यहां पर खड़े हुए थे कि आखिरकार किस तरीके का व्यवहार उन्होंने किया परिवार से, जिस तरीके की बातें उन्होंने की कि आपकी बेटी अगर कोरोना से मर जाती, तो ये तमाम ऐसी संवेदनहीनता वाली बातें थी जो प्रशासन की तरफ से की गई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं परिवार बहुत ज्यादा परेशान रहा। उनकी तरफ से यही कहा गया कि हमें एसआईटी पर भरोसा नहीं, हमने डीएम एसपी पर भरोसा नहीं, इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाए। इसीलिए कोर्ट की तरफ से मामले का संज्ञान लिया गया और दोनों पक्षों को तलब करते हुए इस पूरे मामले की सुनवाई हुई है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई की है। डीजीपी एसपी ने कोर्ट में अपना बयान भी दर्ज करवाया है। डीएम भी वहां पर मौजूद थे, एसीएस ग्रेड भी वहां पर मौजूद थे। तो ये पूरा मामला निकलकर सामने आया का क्या कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। पीड़ित परिवार ने एक बार फिर से इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए साफ तौर पर यही कहा कि हमें पुलिस की टीम पर कोई भरोसा नहीं है और आज भी हमें पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की कार्यशैली हमारे मामले में यानी कि पीड़ित परिवार के मामले में रही है पुलिस की, इसको लेकर तमाम सवालिया निशान परिवार की तरफ से आज भी खड़े किए गए। लेकिन बहुत सारे रूप होल्स इस पूरे मामले में थे कि जो कॉल डिटेल्स निकल कर सामने आई, एसआईटी ने जांच पड़ताल की, 10 दिन का एक्सटेंशन दिया गया। उसके बाद में मामला हालांकि अब सीबीआई के पास पहुंच चुका है। अब सीबीआई नए तरीके से इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। लेकिन कॉल डिटेल्स निकलकर सामने आई थी, पीड़िता के भाई और आरोपी के बीच में कॉल डिटेल्स निकलकर सामने आई थी और प्रशासन की तरफ से बार बार ये कहा गया कि कहीं ना कहीं इन्होंने जिस तरीके से पूरे मामले में अपने स्टेटमेंट चेंज किए हैं, वो भी सवाल खड़े करते हैं कि आपने इतने स्टेटमेंट इतनी बार क्यों चेंज किए। पहले रेप का बयान दर्ज कराया गया, सबसे पहले पहला बयान की अगर बात कर लें तो उसमें रेप की बात नहीं की गई थी। उसमें सीधे तौर पर एक व्यक्ति का नाम यानी कि संदीप जो आरोपी बताया जा रहा था उसका नाम लिया गया था और किसी भी लोगों का नाम इसमें नहीं लिया गया था। बाद में 3-4 लोगों का नाम और ऐड किया गया जो अपने आप को पूरी तरीके से निर्दोष करार दे रहे हैं। तो ये पूरा मामला था, बहुत सारी उलझनें इसमें थी। सियासत इस पूरे मामले में बुरी तरीके से हुई। ये भी कहा गया कि सियासतदानों ने भड़काने की कोशिश की। कुछ लोग ऐसे थे जो कहीं ना कहीं परिवार को भड़काने की कोशिश कर रहे थे कि मामले में आप
रेप केस डालिए तो आपका केस और ज्यादा मजबूत होगा। परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगाता रहा, परिवार लगातार ये कहता रहा कि हमें प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, ये आकर सिर्फ हमें धमकी दे रहे हैं। तो इस तरीके का ये पूरा मामला था जो बेहद उलझता हुआ नजर आया था। इसीलिए कोर्ट की तरफ से खुद ही इस पूरे मामले का संज्ञान लिया गया। दोनों पक्षों को, यानी कि सरकार और प्रशासन की तरफ से भी क्या बयानबाजी है, क्या आपको अपना स्टेटमेंट देना है, उनको भी यहां पर कटघरे में खड़ा किया गया, उनको भी यहां पर बुलाया गया और परिवार को भी यहां पर बुलाया गया, तलब किया गया, क्योंकि परिवार की भी मांग थी कि इस पूरे मामले की सुनवाई कोर्ट में हो। और कोर्ट ने आखिरकार उनकी बात सुनी, उन्हें कोर्ट में बुलाया, उनके बयान यहां पर दर्ज कराए हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार कोर्ट की तरफ से क्या स्टेटमेंट सामने आता है। लेकिन आज की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण रही है दोनों ही पक्षों की तरफ से। हालांकि आरोपी पक्ष का भी इस केस से आज की सुनवाई में कोई लेना देना नहीं रहा है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से और जो पीड़ित परिवार है उनकी तरफ से, क्योंकि परिवार लगातार असंतुष्ट था, यही बात उनकी तरफ से कही जा रही थी। चलिए, सहयोगी नरेंद्र यादव लखनऊ से इस समय हमारे साथ में इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, बेहद अहम रही है इस सुनवाई, क्या कुछ निकल कर आया, आप विस्तार से बताइए सीधा। देखिए, हाई कोर्ट में जो हाथरस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी उसमें पीड़िता के परिवार का बयान दर्ज हुआ है। साथ ही सरकार के पक्ष के जो एसीएस होम थे, डीजीपी यहाँ पर मौजूद थे, जिलाधिकारी हाथरस भी आए हुए थे और एसपी हाथरस भी थे। दोनों पक्षों को हाई कोर्ट ने सुना है और अभी थोड़ी देर पहले ही ये कार्रवाई समाप्त हुई है, यानी कि सुनवाई समाप्त हुई है। हाई कोर्ट के बाहर का ये नज़ारा है लखनऊ बेंच के, आप देख सकते हैं कि पुलिस अलर्ट पे है। थोड़ी ही देर में यहाँ से डीजीपी और एसीएस होम अवनीश अवस्थी और तमाम अधिकारी निकलेंगे। हालांकि सीमा कुशवाहा जो पीड़िता पक्ष की वकील हैं, अधिवक्ता हैं, वो कोर्ट के बाहर जा चुकी है और थोड़ी देर में वो पीड़िता का परिवार भी यहाँ से निकलेगा। और पल पल की अपडेट हम लोग, हमारा चैनल दे रहा है R9 टीवी पर, आप वो सारी तस्वीरें देख रहे हैं। सारे वो तथ्य सामने आ रहे हैं जिसको लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई है। ये हाई कोर्ट के बाहर का नज़ारा है। 2 बजे से लगातार सुनवाई होती रही है, कहा जा सकता है कि 3 घंटे तक तकरीबन ये सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूरी तरीके से दोनों पक्षों की बातों को सुना, अपने जो सवाल थे वो भी सवाल किया। अब हाई कोर्ट इस मामले पर क्या रुख है हाई कोर्ट का और किस तरीके से रिएक्शन कोर्ट की तरफ से किया गया है। आफ्टर स्टेट ने अपना पक्ष रखा और पीड़ित परिवार की तरफ से मैंने भी अपना पक्ष रखा, जिसमें मैंने देखा कि कोर्ट बहुत ही नाराज है कि इस तरीके से अगर आप लॉ एंड ऑर्डर भी आपको ठीक रखना है तब भी आप किसी के फंडामेंटल राइट्स का, बेसिक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकते हैं। और इस पे सारा उनका कहना है स्टेट का बार बार कि मेरा कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं था, बहुत गैदरिंग थी। तो कोर्ट ने पूछा कि वहाँ पर कितने नंबर ऑफ पीपल्स थे जब आपने अंतिम संस्कार किया, तो उनका कहना है करीब 300 और 400 थे, जबकि 2 से 300 पुलिस वहाँ पर सिक्योरिटी थी और 50 से 62 फैमिली मेंबर्स एंड विलेज के लोग थे। तो ये सारी चीज़ें जो इन्होंने झूठ बोली हैं स्टेट के तरफ से, जो भी डीएम ने बोली हैं, ये सारी चीज़ें अब वीडियो के थ्रू जो भी वीडियोज बनाए गए सामने आएंगी और सारा कोर्ट उसको देखेगा और अप्रोप्रिएट आई थिंक मुझे लगता है कि एक्शन लिया जाएगा। कोर्ट ने नाराजगी भी जताई है जिस तरीके से पूरी सुनवाई है, प्रशासन के रवैये से नाराजगी जताई है। बिल्कुल नाराजगी जताई है कि देखिए उनका जज साहब का, दोनों जो भी जज थे, बहुत ही उन्होंने इस मैटर को कहा है कि इसको हम इमोशंस लेस होकर के आप इनको टैकल मत कीजिए चीज़ें। डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत जी को कहा कि अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप इस तरीके से उसको बिना देखे अंतिम संस्कार होने देते। तो वो स्पीचलेस थे, आंसर नहीं कर पा रहे थे कि आई नो मैं एक ही हमारी डॉटर है और कोई भी नहीं है। तो आप सोचिए कि हमारी कंट्री के अंदर एक भी सिटीजन है, चाहे वो आदिवासी समुदाय का हो, चाहे वो दलित, वाल्मीकि, किसी भी समाज, किसी भी कास्ट, किसी भी रीजन का, सबका बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, उसका वायलेशन कैसे कर सकते हैं। कितने सारे संस्कार होते हैं और वो भी आपने, लोग कहते हैं कि अंतिम जो गंगा माँ है उनका पवित्र जल छिड़का जाता है, आप कैरोसिन डाल करके उस बेटी को जला रहे हैं। ये तो आपने सिर्फ नेग्लिजेंसी नहीं दिखाई, आपने तो टोटली मतलब जो भी क्राइम किया है किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन करके। इस सबके बीच में परिवार की तरफ से भी जो है कोर्ट ने सवाल पूछा था, परिवार ने क्या कहा है, उनकी जानकारी में था, क्योंकि प्रशासन ये कह रहा था कि
हमारी जो है उनकी परिवार की जानकारी में था। नहीं, परिवार ने अपनी बात रखी, कोई भी परिवार का वहाँ मेंबर नहीं है। इन लोगों ने जब डेड बॉडी जला दी उसके बाद विलेज के कुछ लोगों को इन्होंने बुलाया और उनसे कहा कि आप इसमें कुछ उपले वगैरह जो होते हैं वो डाल दीजिए। उसका वीडियो बनाया और कहा है परिवार वाले, जबकि फैमिली मेंबर एक भी नहीं है वहाँ, और वीडियोज भी हैं, पब्लिक के बीच में है, मीडिया ने सब दिखाया। तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने कहा है कि हमारे पास सबूत है, हम देंगे। तो कमिंग जो 2 नवंबर है उसकी डेट है। माता पिता भाई बहन सबने इस बात से इनकार किया है कि अंतिम संस्कार उनकी मर्जी से नहीं हुआ है, वो नहीं चाहते थे आधी रात में हो। बिल्कुल नहीं चाहते थे, उनका तो इवन ये में भी कहा उन्होंने? कोर्ट में भी अपनी सारी बात उन्होंने रखी। और दूसरा मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं अंकित जी, मेरे पास उस लड़की का पता नहीं कैसे ये र्यूमर फैल गया कि पहले वीडियो में वो पीड़िता है, उसने ये नहीं कहा कि उसके साथ रेप किया गया। वो बेटी बोल रही है कि मेरे साथ जबरदस्ती की गई है। और एडीजी जो प्रशांत जी हैं वो बोल रहे हैं कि एफएसएल की रिपोर्ट में सीमन नहीं आया। आपको लॉ की डेफिनेशन पढ़नी चाहिए थी, जो 375 जो भी डेफिनेशन क्लॉज है कि उसमें रेप की डेफिनेशन क्या है 2013 में अमेंडमेंट के बाद, 2018 में अमेंडमेंट के बाद। और जो वो रिपोर्ट है वो मेरे पास सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और वो अभी मैं नहीं आप लोगों को ज़्यादा डिस्कस करूंगी, लेकिन मेरे पास एवरीथिंग सारी रिपोर्ट प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया है? क्या वो अभी भी अपने उसी रुख पर कायम है कि हाँ हमने परिवार की मर्जी से ही अंतिम संस्कार किया था, अभी भी वो यही कर? वो बोल रहे हैं, लेकिन जब क्रॉस क्वेश्चन जस्टिस साहब कर रहे हैं तो उनके पास स्पीच लेस है, आंसर लेस है, क्योंकि परिवार की मर्जी से नहीं किया। परिवार की मर्जी थी मॉर्निंग में 5 बजे के बाद, आपने रात में कर दिया, परिवार वहाँ मौजूद नहीं है और जो भी क्रिया जो भी प्रोसेस होता है पूरा संस्कार का वो नहीं किया है परिवार ने। तो ये तो क्लियर है कि आई थिंक मुझे लगता है कि जिस तरीके का रुख था जज का, बेंच का, तो कुछ अच्छा ही बेटर होगा कि एक संदेश जाएगा। डीएम और एसपी ने भी कोई जवाब दिया है क्या? एसपी तो सस्पेंड हो चुके हैं, इसलिए उनको कोर्ट में नहीं। डीएम के लिए क्या कुछ कहा गया? डीएम ने कोई जवाब? डीएम के लिए जो पीड़िता की भाभी थी उन्होंने बोला कि डीएम साहब ने ये बोला कि अगर आपकी बेटी जो है कोरोना से मर जाती तो क्या इतना कंपनसेशन मिलता। ये बात डीएम साहब जो उस परिवार को बोल रहे हैं जो पीड़ित है, जो एक दलित समुदाय से आता है, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, जिनको बहुत दुनियादारी नहीं पता है, क्या ये बात। और जज साहब ने बोला क्या अगर ये बेटी किसी बहुत पैसे वाले रिच फैमिली की होती, आप इतनी हिम्मत करते उसको जलाने की। इस तरीके की भी चीज़ें आई हैं। तो मेरा बिल्कुल मानना है कि हमारी कंट्री के अंदर जब एक वोट का राइट एक अंबानी अडानी सभी लोगों को है तो एक वोट का अधिकार उस दलित पीड़ित परिवार को भी है, सबको है, तो वो दोनों इक्वल हैं। ना किसी और का वो पीड़ित परिवार उनको कोई मेंटेन कर रहा है, वो अपने सर्वाइविंग के लिए खेती किसानी कर रहे हैं, मजदूर बन के रिक्शा चला के लोग काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी डिग्निटी कम हो जाती है। 2 नवंबर को अब क्या होगा, क्या जवाब देना? देखिए 2 नवंबर को स्टेट अपना जवाब देगा और मैं परिवार की तरफ से जो है हलफनामा जो है कोर्ट में कल कोशिश करूंगी, अगर हो जाएगा, क्योंकि पीड़ित परिवार निकल चुका है तो सिग्नेचर वगैरह का इशू है। अदरवाइज में 2 नवंबर से पहले आपको यही बताना होगा कि जो आपने बात एवरीथिंग सारा एवरीथिंग वो बातें नहीं बतानी है, जो पीड़ित परिवार का पक्ष है वो मुझे रखना है। आगे आपको क्या करना है, आगे कुछ क्या करेंगे आप? देखिए अभी तो स्टेट जवाब देगा, अभी तो राज्य जवाब देगा। देखिए कोर्ट में हमारी जो है वो बेसिकली 3 प्रेयर थी और तीनों प्रेयर को कंसीडर कर लिया गया। एक जो प्रेयर है कि जिसमें केस को ट्रांसफ़र किया जाए, तो वो केस ट्रांसफ़र अभी नहीं हो सकता क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन के बाद होगा और उस बात को भी कोर्ट ने प्रेयर को कंसीडर कर लिया है, एडमिट किया है कि डेफिनेटली जब ये कंप्लीट होगा। दूसरा था कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसकी चीज़ें मीडिया में ना आए, उससे एक अलग तरीके का नैरेटिव बन रहा है, उसको भी कोर्ट ने ऑर्डर में कर ही दिया है। और तीसरा जो था कि परिवार की सिक्योरिटी, तो स्टेट का पक्ष है कि ऑलरेडी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, बट मेरा मानना है कि वो कब तक, जब तक वो परिवार मतलब वो ट्रायल चलता है, फाइनल नहीं हो जाता, तब तक उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाइए। थैंक यू सो मच। तो ये वकील थी जो सीमा जी हैं, पीड़ित परिवार की वकील हैं, और ये बता रही थी कि कोर्ट ने किस तरह से जो एडीजी हैं उनको फटकार लगाई। डीएम के पास तमाम सवालों के जवाब नहीं थे पीड़ित पक्ष के कि वो आखिर क्या उन सवालों के जवाब दें। वहीं वरिष्ठ अफसर चुप्पी साधे रहे, जो पीड़ित परिवार की तरफ से जो वकील ने सवाल रखे उन पर जो स्टेट के अफसर थे वो पूरी तरीके से चुप्पी साधे रहे।
देखिए, बहुत सीधा सा ये सवाल था कि आखिरकार आधी रात में आपको कौन सी ऐसी इमरजेंसी आई थी कि आपने अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार लगातार यही सवाल पूछ रहा था, हम लोग भी लगातार यही सवाल पूछ रहे थे, लेकिन कोई वाजिब जवाब नहीं दिया गया था प्रशासन की तरफ से। और यही बात अब कोर्ट में उठाई गई। परिवार ने जब ये बात उठाई कि आप इनसे पूछिए कि आखिरकार आधी रात में जब हम तैयार नहीं थे, परिवार की तरफ से कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आई थी कि आपको रातों रात अंतिम संस्कार करना पड़ गया। पीड़ित परिवार के लोगों से कोर्ट ने पूछताछ की है। पीड़ित परिवार के लोगों से कोर्ट ने पूछताछ की है। जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनसे कोर्ट ने पूछताछ की है। अभी कोर्ट अपना निर्णय देगी। मुकदमा अभी विचाराधीन है, 2 नवंबर की डेट है। तो अभी कोई भी फाइंडिंग, कोई भी ओपिनियन, कोई भी ऑब्जर्वेशन न हम दे सकते हैं, और कोर्ट का आदेश आने के बाद हम फर्दर आपको बताएंगे। कोर्ट ने कोई अगली डेट दी है? 2 नवंबर। सर, क्रिमेशन के ऊपर कोर्ट ने कुछ कहा? अभी कुछ नहीं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या होगा? लोकल अभी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं। पीड़ित पक्ष की तरफ से कुछ खास बातें पीड़ित शाही सर, एक मिनट सर, पीड़ित पक्ष की तरफ से कुछ कहा गया है? अब पीड़ित पक्ष ने अपना पक्ष रखा है। अब क्या कहा है वो तो न्यायालय के संज्ञान में है। कोर्ट के जो आदेश में आएगा वही चीज मानी जाएगी। हम ये कह सकते हैं अब 2 नवंबर को होगी, इसमें कोई खास एक ऐसी चीज जो आप नहीं, अब कोर्ट के आदेश से ये मालूम होगा कि क्या फर्दर चीज 2 नवंबर को होने वाली है, या कोर्ट क्या चाहती है अपने आदेश से बताएगी। थैंक यू।